Hello and welcome back to Bodhisattva PCS. You are watching Nostrum, the ultimate current affairs series for 70 BPSC preliminary examination. My dear friend, इस पूरे सीरीज में हम एक साल का अगस्त 2023 से अगस्त 2024 तक का करंट अफेयर सेक्शन वाइज कवर कर रहे हैं। साइंस एंड टेक अब तक अपडेट आपको दिया जा चुका है और आज के इस एपिसोड में हम ये जो हमारा सेगमेंट चल रहा है वो आर्थिकी समसामयिकी का चल रहा है। आज ये इसका तीसरा लेक्चर है जिसमें फरवरी 2024 से जून 2024 तक के आर्थिकी समसामयिकी दैट मीन्स इकोनॉमिक करंट अफेयर्स को देखेंगे। यदि आपने प्रीवियस एपिसोड मिस किया है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हो और अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन करते हुए बीपीएससी का इजी संधान कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके देखते हैं कि आज के इस प्रॉपर इकोनॉमिक करंट अफेयर सीरीज में क्या है माय डियर फ्रेंड। देखो, इसमें जो भी वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं सब फ्री है और आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रह रहा है हमारे यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस पर। लेकिन इसका पीडीएफ जो है ना ये पेड है, 251 रुपया इसका चार्ज है। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है 97-170-58-805। इस पे कॉल करके व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ के पेड मेंबर बन के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो। चलिए आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। ये हो गया हमारा प्रमोशन। पहला हमारा टॉपिक है ग्रो रिपोर्ट, ग्रीनिंग इंडियाज वेस्टलैंड्स विद एग्रो फॉरेस्ट्री ग्रो। काफी इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा ये रिलीज किया गया है मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये नीति आयोग के द्वारा 12 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया। उद्देश्य क्या है? कृषि वानिकी के साथ बंजर भूमि की हरियाली एवं पुनर्स्थापना। यही है ग्रो का फुल फॉर्म, ग्रीनिंग इंडियाज वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री। काफी इंपॉर्टेंट है। रिलीज किसके द्वारा किया गया और इसका क्या उद्देश्य है। और दिस टॉपिक इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर ओनली बीपीएससी प्री एग्जामिनेशन, इसको आप मेंस के लिए भी कंसीडर कर सकते हो। हमारा जो मेन यूएसपी है ना, आपको जो तथ्यात्मक जानकारियां हैं वो तो प्रोवाइड कराना ही, साथ में एनालिटिकल अप्रोच और करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो स्टैटिक टॉपिक्स होते हैं ना उसको भी हम आपको बताते चलते हैं, ताकि बीपीएससी यदि कोई मूव खेले ना कि इधर से सीधे सीधे ना पकड़वा के घुमा के पकड़वाने की कोशिश करे, उस गेम में भी आप विजयी साबित हो सको माय डियर फ्रेंड, विजयी हो सको। ठीक है, अगला देखते हैं। इस रिपोर्ट में प्रत्येक राज्य और जिले का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है जो हरियाली और पुनर्स्थापन परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकारी विभागों और उद्योगों को बहुमूल्य सहायता भी प्रदान करती है। ग्रो ग्रीनिंग इंडियाज वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री रिलीज बाय नीति आयोग माय डियर फ्रेंड। ग्रो जो है मानचित्र पोर्टल राज्य और जिला स्तरीय डेटा तक पहुंच के लिए एक मंच भी प्रदान करता है। कृषि वानिकी की यदि बात करें तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8.65% हिस्सा कवर करती है जो लगभग 28.42 मिलियन हेक्टेयर है माय डियर फ्रेंड। तो आप देख रहे हो ग्रो रिपोर्ट क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर प्री एज वेल एज फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन माय डियर फ्रेंड। और कोई भी ज्योग्राफिकल आप इनपुट, कोई ऐसा प्रश्न ज्योग्राफी में पूछा जाता है मेंस में जिसमें इसका इनपुट देते हो तो आपका आंसर राइटिंग क्या होता है, डायनेमिक अप्रोच को कवर करता है माय डियर फ्रेंड और नंबर गेन करने की संभावना बढ़ जाती है। देखो, भारतीय अंतरिक्ष नीति के 2023 के अनुरूप जो है अंतरिक्ष में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ आगे बढ़ने की भारत सरकार की बहुत बड़ी लालसा है, यह इच्छा है। इसी को ध्यान में रखते हुए अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए भारत सरकार के द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में एफडीआई नीति में दैट मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नीति में संशोधन अमेंडमेंट प्रस्तुत किया गया है जो कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुरूप है माय डियर फ्रेंड। इसका लक्ष्य संवर्धित निजी भागीदारी के माध्यम से अंतरिक्ष क्षेत्र में देश को सामर्थ्यवान बनाना या देश के सामर्थ्य का विस्तार करना। संशोधन के बाद नया क्या है? देखो, 100% एफडीआई की अनुमति इसमें दी जा चुकी है। संशोधन नीति के तहत यदि स्वचालित मार्ग से एफडीआई हेतु 3 श्रेणियों का प्रावधान इसमें किया गया है। 74% तक एफडीआई की बात करें तो ये है, इसके तहत उपग्रह विनिर्माण और संचालन, सैटेलाइट डेटा उत्पाद और ग्राउंड सेगमेंट और उपयोगकर्ता सेगमेंट में 74% तक एफडीआई अलाउ है। वहीं 49% तक एफडीआई लॉन्च वाहन, संबंधित सिस्टम या सब सिस्टम, अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने या प्राप्त करने के लिए स्पेस पोर्ट का निर्माण आदि क्षेत्र में 49% तक एफडीआई जो है अलाउड है माय डियर फ्रेंड। ठीक है,
आगे के इसके सेगमेंट में हम देखते हैं तो 100% तक एफडीआई इसके तहत उपग्रहों, ग्राउंड सेगमेंट और उपयोगकर्ता सेगमेंट के लिए घटकों और प्रणालियों के निर्माण संबंधी क्षेत्र शामिल किए गए हैं, जिसमें 100% तक एफडीआई अलाउ है। तो जो तीनों सेगमेंट था इसमें बीपीएससी आपको घुमा सकता है कि और उस सेगमेंट का आपको नाम याद रखना है और कितनी कैपिंग है एफडीआई की, अपर कैपिंग, ये आपको पता होनी चाहिए। देखो भारत में एफडीआई इसका स्टैटिक पार्ट की बात करें ना, तो देखो स्टैटिक पार्ट बीपीएससी काफ़ी स्मार्ट हो चुका है। जो करंट अफेयर्स में बना हुआ है, चाहे इकोनॉमी की बात करें या ज्योग्राफी की बात करें ना, उसका स्टैटिक पोर्शन पूछ दे रहा है। तो भारत में बात करोगे तो देखोगे तो एफडीआई प्राप्त करने के दो मार्ग हैं, दो रूट हैं। एक स्वचालित मार्ग है और दूसरा सरकारी मार्ग है। ठीक है, स्वचालित मार्ग में यदि आप कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो इसको सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ये इन्वेस्टमेंट कर सकता है। वहीं सरकारी मार्ग की बात करें तो इस मार्ग के लिए सरकार द्वारा पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है और आवेदन विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल के माध्यम से किया जाना चाहिए, जो अनुमोदन मार्ग के तहत एफडीआई आवेदन की एकल खिड़की मंजूरी की सुविधा प्रदान करता है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भारत में जो एफडीआई का इनफ्लो होता है वो दो रास्तों से होता है, दो रूट से होता है। पहला स्वचालित मार्ग, जिसमें आरबीआई और सरकार का प्री अनुमोदन आवश्यक नहीं है, और दूसरा सरकारी मार्ग, जिसमें सरकार से आपको अनुमोदन लेना ही लेना पड़ता है माय डियर फ्रेंड। तो ध्यान में रखना, इस स्टैटिक पार्ट ऑफ इकोनॉमी इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग बीपीएससी एग्जामिनेशन माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है NGDRS, क्वाइट इंपॉर्टेंट अगेन, नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। वन नेशन वन सॉफ्टवेयर पहल के तहत एक सॉफ्टवेयर है। इसमें भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विकास द्वारा इसे शुरू किया गया है, और इसमें जो है राज्यों को संपत्ति पंजीकरण, स्टाम्प शुल्क गणना और संपत्ति मूल्यांकन में यह क्या करेगा, मदद प्रदान करेगा। तो NGDRS स्टैंड फॉर नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, क्वाइट इंपॉर्टेंट है। भूमि सुधार से संबंधित यदि कोई टॉपिक पूछा जा रहा है तो उसमें करंट का इनपुट आप मेंस में भी इसको दे सकते हो माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है यूएल पिन, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। देखो जो भी टॉपिक मैंने इसमें समाहित किया है काफी चूजी होके, हाईली प्रेडिक्टेबल होके, और बीपीएससी ऐसे ही टॉपिक आजकल पूछ रहा है, इस सबको ध्यान में रखते हुए इन सारे टॉपिक्स को इसमें समाहित किया गया है। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक हैं, तो इसे शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना। और यदि आप पेड मेंबर भी हो उसके बाद आप पीडीएफ नोट्स पढ़ने की कोशिश करना, तो इजीली आपको समझ में भी आ जाएगा और रिकॉल करने में आपको आसानी होगी। तो हम पढ़ रहे हैं यूएल पिन, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एक तरीके का ना भूमि का आधार नंबर है, जैसे हमारा आपका आधार नंबर होता है भारतीय नागरिकों के लिए, वैसे ही यूएल पिन, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये भूमि के टुकड़ों का क्या है, आइडेंटिफिकेशन नंबर है। भूमि आधार या यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर भूमि के एक उपखंड को दिया गया यह 14 अंकीय पहचान संख्या है, और ये अल्फा न्यूमेरिक यूनिक आईडी है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो इसमें पूछा जा सकता है ये कितने अंक का है, 14 अंक का, और ये अल्फा न्यूमेरिक है, ये भी ध्यान में रखना। इसके फीचर्स में, विशेषताओं में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, जिसमें भूखंड के स्वामित्व वितरण, इसके आकार और देशांतर एवं अक्षांश वितरण इसमें शामिल है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, यह डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम DILRMP का हिस्सा है। ठीक है, यदि बात करें तो संख्या को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो आपने देखा यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर 14 अंकीय पहचान संख्या है, अल्फा न्यूमेरिक यूनिक आईडी है। इसमें भूखंड के स्वामित्व, वितरण, आकार और देशांतर वगैरह सब कुछ शामिल है, और इसको जो है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा विकसित किया गया है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अब ये हाई टाइम कि आपको जो है अब आपका अपना सीट बेल्ट फास्टन कर लेना चाहिए, हाईली कंसंट्रेटेड होके, जो भी आपके पास 80-85 दिन बचे हुए हैं, हाईली कंसंट्रेशन के साथ
आपका समय का स्ट्रैटेजिकली यूटिलाइजेशन करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। मार्केट में क्या हो रहा है, कब नोटिफिकेशन आएगा, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। 30 सितंबर को आपका एग्जाम होना ही होना है, ठीक है। बहुत ही रेयरली होगा तो आगे बढ़ सकता है, अदरवाइज कोई संभावना ना के बराबर संभावना है। तो मिसगाइड नहीं होना है, 30 सितंबर को मान के चलना है। वो आरक्षण वगैरह रद्द किया गया है माननीय हाई कोर्ट के द्वारा, उसको लेके सरकार वहां की स्थिति बनी हुई है सरकार के सामने। तो वो रोस्टर बांटने वगैरह का थोड़ा सा बहुत दिक्कत है सरकार के सामने, तो वो आप मिटिगेट करके वो नोटिफिकेशन जल्द ही रिलीज करेंगे। तो इस बात को आप ध्यान में रखना और आगे का अपना प्रिपरेशन जारी रखना कि 30 सितंबर को ही पेपर होने वाला है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। अगला है हमारा भौगोलिक संकेत जीआई टैग की नई सूची, ठीक है। वैसे ही ये वस्तुओं को दी जाती है जो अपने ज्योग्राफिकल मतलब लोकेलिटी के लिए इनका विशेष एक आइडेंटिफिकेशन होता है और उसी प्रॉपर ज्योग्राफिकल रीजन में पाए जाते हैं, इनकी अपनी कुछ खास विशेषता होती है, तो वैसे वस्तुओं को जीआई टैग दिया जाता है। तो यहाँ पे कुछ जीआई टैगों की उत्पाद की सूची है, आप देख लेना, याद रखना, पूछा जाता है। कटक रूपा तार काशी सिल्वर फिलिग्री, मतलब सिल्वर से बनाया जाता है, ये उड़ीसा में, उड़ीसा का है, इसको जीआई टैग मिला गया है, दिया गया है। बंगलार मलमल या कपास से बना एक पारंपरिक हथकरघा शिल्प है, पश्चिम बंगाल का है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। नरसापुर क्रोशे लेस उत्पाद आंध्र प्रदेश, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। रतलाम रियावान लहसुन मध्य प्रदेश में पाया जाता है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। माजुली मास्क और माजुली पांडुलिपि चित्रकला असम की, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। साथ ही 6 पारंपरिक शिल्प, आशारी कांडी, टेराकोटा शिल्प, पानी मेटका शिल्प, शार थेबारी धातु शिल्प, जापी ग्रामीण असम की बांस की एक टोपी होती है, मिशिगन हथकरघा उत्पाद और बिहू ढोल भी शामिल हैं इस जीआई टैग वाले उत्पादों की सूची में। ये असम से इतने मिले हैं माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट है और यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। त्रिपुरा की बात करें तो रीसा वस्त्र और डेयरी आधारित मिष्ठान, माता बारी पेड़ा और हाथ से बुना हुआ कपड़ा, पचरा जो है ये त्रिपुरा का है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। हैदराबाद की लाख की चूड़ियों को जीआई टैग मिला हुआ है, तेलंगाना की, ठीक है। वहीं गुजरात की बात करें तो अंबाजी सफेद संगमरमर, इसका निर्माण तब होता है जब चूना पत्थर पृथ्वी की भूप्रपटी के नीचे पुनः क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं। तो ये देखो, ये आपका जो है स्टैटिक पोर्शन हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। अंबाजी सफेद संगमरमर का ज्योग्राफिकल मतलब ये जियोमॉर्फोलॉजिकल एक तरीके का ये फीचर है कि ये पुनः जब पृथ्वी के भूप्रपटी के नीचे दबता है तो ये पुनः क्रिस्टलीकृत हो जाता है और उसके बाद अंबाजी सफेद संगमरमर का निर्माण होता है। मैंने शुरुआत में ही बताया कि जीआई टैग उन उत्पादों के लिए उपयोग किए जाने वाले संकेत है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और जिसमें उस मूल स्थान के कारण विशिष्ट गुण, प्रतिष्ठा या विशेषताएं होती है हमारे फ्रेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हम अपने अगले स्लाइड पे। हमारा अगला टॉपिक है ओमनीबस एसआरओ फ्रेमवर्क। देखो ये ना सेल्फ रेगुलेटरी संस्थाओं के द्वारा, एसआरओ के द्वारा, स्वनियामक संगठनों के लिए जो है आरबीआई के द्वारा, माफ कीजिएगा, एसआरओ के लिए आरबीआई के द्वारा ये फ्रेमवर्क लागू किया गया है। इसका उद्देश्य विनियमित संस्थाओं के बढ़ते संचालन और नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाने के साथ साथ स्वनियमन के लिए उद्योग मानकों में सुधार करना है। तो ओमनीबस एसआरओ फ्रेमवर्क आप याद रखना, किसका फ्रेमवर्क है? आरबीआई का फ्रेमवर्क है, एसआरओ फ्रेमवर्क है मेरे फ्रेंड, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं हम T+0 सेटलमेंट। ठीक है, देखो आप सब यदि आपने मार्केटिंग करा होगा, शेयर मार्केटिंग करी होगी, तो कोई आप शेयर खरीदते हो तो होता क्या है कि अगले दिन उसका अलॉटमेंट होता है, आपके खाते में वो क्रेडिट होता है। T0 का मतलब अब सेबी ने 25 शेयरों और ब्रोकरेज में सीमित सेट के साथ T+0 सेटलमेंट के बीटा संस्करण को लॉन्च करने की क्या दी है? मंजूरी दी है। तो कि जिस दिन, ठीक है, आप परचेज करोगे उसी दिन जो है ये आपके खाते में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा।
T+O सेटलमेंट के बीटा वर्जन के तहत जिस दिन शेयर की खरीदारी की गई होगी, खरीदारी को उसी दिन शेयर का अलॉटमेंट हो जाएगा खरीदार को, और साथ ही शेयर बेचने वाले को उसी दिन फंड भी प्राप्त हो जाएगा। इस प्रक्रिया में साप्ताहिक अवकाश वाले दिन को नहीं गिना जाता है। ठीक है, पहले T+5 था, फिर T+3 आया, T+2 आया, अब T+1 आया, अब T+0 की बात कर रही है सेबी। हमारा अगला टॉपिक है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। हमेशा न्यूज में बना होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है, और लिक्विडिटी फ्लो को मार्केट में कैसे मैनेज करना है आरबीआई के द्वारा इसके तहत किया जाता है। रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के पैसे लेते हैं या उधार देते हैं। वही मतलब इस पे जो है वाणिज्यिक बैंक, यदि कॉमर्शियल बैंक जो है आरबीआई से पैसा लेता है, आरबीआई से पैसा लेता है, तो इस पे क्या लगेगा, आपका रेपो रेट लगेगा माय डियर फ्रेंड। ठीक है, और वहीं आरबीआई, ठीक है, इनसे पैसा लेता है कॉमर्शियल बैंक से, और इस पे जो रेट देता है, ब्याज देता है, उसे रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, डबल आर बोलते हैं माय डियर फ्रेंड। तो रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पे आरबीआई देश के वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है। मौद्रिक नीति रिपोर्ट को आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसके बारे में हमने काफी पढ़ लिया है पिछले एपिसोड में। आप नीचे कमेंट करके बताओ कि जो मौद्रिक नीति समिति होती है उसका गठन कब किया गया था। हमारा अगला टॉपिक है सीमांत अस्थायी सुविधा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से आपातकालीन स्थिति में, ध्यान रखिएगा, आपातकालीन स्थिति में उधार लेने का एक माध्यम है, और जब अंतर बैंक तरलता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। ठीक है, इस केस में MSF लागू होता है। बैंक तरलता समायोजन सुविधा या संक्षेप में LAF के तहत रेपो रेट से अधिक दर पर सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर केंद्रीय बैंक से उधार लिया जाता है MSF के तहत। ठीक है, तो इसका रेट जो है ग्रेटर देन रेपो रेट। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है अंटार्कटिका में भारतीय डाकघर एक खोला गया है जिसका पिन कोड है MS1718। अंटार्कटिका में भारत का यह तीसरा डाकघर है। वर्ष 1984 में अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री स्टेशन पर भारत का पहला डाकघर खोला गया था। इसी प्रकार अंटार्कटिका में भारत का दूसरा डाकघर वर्ष 1990 में मैत्री रिसर्च स्टेशन पर स्थापित किया गया था। एक और इसमें काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं डाला है। राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पे स्थित है, कई बार पूछा जा चुका है बाय वेरियस एग्जामिनेशन, चाहे यूपीपीसीएस की बात करें, आईएएस की बात करें, बीपीएससी भी पूछ सकता है आने वाले समय में। तो ये गोवा है। राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, गोवा में स्थित है, और यहीं से पत्राचार होता है। ठीक है, अंटार्कटिका का यदि आपको कोई मतलब लेटर भेजना हो तो इसी के माध्यम से भेजोगे, यहीं से राष्ट्रीय ध्रुवीय महासागर एवं अनुसंधान केंद्र के माध्यम से माय डियर फ्रेंड। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है विदेशी संस्थागत निवेश, FII। ऐसे संगठन अथवा संस्थाएं होती हैं जो अपने देश के अलावा किसी अन्य देश के वित्तीय बाजारों में धन का निवेश करती हैं, और इनको भी किसके द्वारा नियमित किया जाता है, सेबी के द्वारा विनियमित किया जाता है। इन निवेशकों में पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां, बैंक और विदेशों के अन्य बड़े वित्तीय संस्थान शामिल हो सकते हैं। तो देखो FII ना, ऑब्वियस जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी कंट्री के इकोनॉमी में तो इकोनॉमिक बूस्ट होता है, बट ये काफ़ी वोलाटाइल होता है। थोड़ा बहुत भी लगा कि इंडियन इकोनॉमी को खतरा है तो तुरंत ही ये सारा पैसा सोख के और यहाँ से भाग जाते हैं। ठीक है, तो ये इस बात को आप ध्यान में रखना, इसलिए ये एक तरीके के नकारात्मक इन्वेस्टमेंट भी इसे माना जाता है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है पीस क्लॉज। ठीक है, WTO के कृषि समझौते के अनुच्छेद 13 को पीस क्लॉज के रूप में संदर्भित किया जाता है। देखो इसमें मैं समझा देता हूं ओवरऑल। इसमें जो विकासशील देश होते हैं ना, अपने फार्मर्स को कुछ सब्सिडी वगैरह देते हैं। ठीक है, जो 10% की कैपिंग अभी रखी हुई है। तो इसमें होता क्या है कि अगर इसमें 10% की या मान लीजिए 15, मतलब जो भी देश कंट्री अपने फार्मर को सब्सिडी देता है, तो जो विकसित देश है ना उसका अपोज ना करें,
तो उसके संरक्षण के लिए ये पीस क्लॉज बनाया गया है। कृषि समझौते के प्रावधानों के तहत कानूनी तौर पर WTO के किसी सदस्य के घरेलू समर्थन उपायों और निर्यात सब्सिडी को दूसरे WTO सदस्यों द्वारा किसी अन्य WTO समझौतों के प्रावधानों के तहत अवैध होने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। पीस क्लॉज का ये हिस्सा है। पीस क्लॉज की स्थापना वर्ष 2013 के बाली समझौते के तहत की गई थी। ध्यान में रखना, हमेशा आजकल पीस क्लॉज जो है चर्चा का विषय बना हुआ है और अमेरिका भारत से हमेशा लड़ते आ रहा है फार्मर सब्सिडी को लेके। ठीक है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जारी किया जाता है NSSO के द्वारा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के द्वारा। इसके मुख्य तथ्यों की बात करें तो महिला बेरोजगारी जनवरी माह से मार्च 2024 में 8.8% हो गई है, जो कि पिछले साल के बनिस्बत काफी कम है, मतलब 9.2% था पिछले साल। यदि शहरी क्षेत्रों में बात करें 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए, तो बेरोजगारी दर जो है जनवरी मार्च 2024 में ये 6.7% के बराबर हो गया था माय डियर फ्रेंड। वहीं श्रमिक जनसंख्या अनुपात की बात करें तो जनवरी मार्च 2024 में ये 46.9% के बराबर था, जबकि जनवरी मार्च 2023 में यह 45.2% के बराबर था माय डियर फ्रेंड। श्रमिक जनसंख्या अनुपात का मतलब कि जो जनसंख्या है ना, उसमें कितना लोग जो है काम की तलाश में है, ठीक है, या काम में लगे हुए हैं, ये श्रमिक जनसंख्या अनुपात को डिनोट करता है। महिला श्रम बल भागीदारी की बात करें शहरी क्षेत्रों में जनवरी मार्च 2024 में 25.6% के बराबर हो गया है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है भारत और वैश्विक देशों के साथ व्यापार की स्थिति। भारत से के जो शीर्ष निर्यात हैं वो रिफाइंड पेट्रोलियम, हीरे आदि आते हैं, और शीर्ष आयात की बात करें तो क्रूड पेट्रोलियम, कोयला, ब्रिकेट्स आदि सब आते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना, हम जो शीर्ष निर्यात है उसमें टॉप स्थान पे है रिफाइंड पेट्रोलियम, और जो शीर्ष आयात है उसमें टॉप स्थान पे है क्रूड पेट्रोलियम माय डियर फ्रेंड। चीन 2023-24 में 118.4 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनके उभरा है। तो व्यापारिक भागीदार कौन है? सबसे बड़ा चाइना है और सेकंड स्थान पे अमेरिका है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, यदि बात करें वित्तीय वर्ष 2023-24 की, तो भारत का कुल व्यापार घाटा पिछले वित्तीय वर्ष के बनिस्बत पिछले वित्तीय वर्ष के 264.9 बिलियन डॉलर के मुकाबले घटकर ये 238.3 बिलियन डॉलर के बराबर हो गया माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत ने वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में चीन से 85 बिलियन डॉलर, रशिया का 57.2 बिलियन डॉलर, कोरिया का 14.71 बिलियन डॉलर और हांगकांग का लगभग 12 बिलियन डॉलर के साथ घाटे में वृद्धि दर्ज करी है। हालांकि संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, रसिया, इंडोनेशिया और इराक के साथ व्यापार घाटा में जो अंतर था व्यापार में वो काफी कम हुआ है। तो ये आंकड़े आपके मेंस के लिहाज से भी और प्री के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि भारत की वैश्विक प्रेषण की स्थिति में देखें तो भारत का स्थान विश्व में पहला है। 2023 में लगभग 125 बिलियन डॉलर का प्रेषण हुआ इंडिया में। भारत ने वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक प्रेषण प्रवाह की रिकॉर्ड हासिल करा है, 125 बिलियन USD के बराबर। कारण क्या था? राजनीतिक आर्थिक समझौते अन्य देशों के साथ, विशेष रूप से अमेरिका, UK और सिंगापुर में मजबूत नौकरी बाजार इस वृद्धि के मुख्य कारण थे। तो कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत वैश्विक प्रेषण में शीर्ष स्थान पाया है, मतलब कथन हो गया और उसका कारण ये दे दिया। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, कथन गलत है, कारण सही है, या कथन सही है, कारण गलत है। तो ये सारी चीजें इससे एफिलिएटेड, इस टॉपिक से एफिलिएटेड पूछी जा सकती हैं। दक्षिण एशिया में आने वाले पैसे की हिस्सेदारी 2022 में 63% से बढ़कर 2023 में 66% के बराबर हो गई है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अगला है हमारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2024। दुनिया भर में 2023 में 2022 के मुकाबले 2% की गिरावट आई है FDI में। FDI में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। भारत की बात करें तो भारत में FDI में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। पिछले साल जहां 49 बिलियन से निवेश मिला था
$49 बिलियन के बराबर। वहीं ये इस बार 28 बिलियन इसमें गिरा है, जिसमें 43% की गिरावट आई है। 28 बिलियन हो गया गिर के और 43% की गिरावट आई है। भारत का एफडीआई प्राप्ति में विश्व में 8वां स्थान से 2022 में 15वां स्थान तक गिर गया है माय डियर फ्रेंड। एफडीआई में इस कमी के कारण क्या है, अंकटाट बता रहा है कि निश्चित वैश्विक विकास संभावनाएं नहीं है। इसके साथ साथ आप कई सारे भौगोलिक तनाव देख रहे हो, आर्थिक विच्छेदन, कठोर औद्योगिक नीतियां और आपूर्ति रेखाओं में विभिन्नीकरण, जो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रहा है ना, मुख्य कारण वही है। ठीक है, और जियोग्राफिकल टेंशन बढ़ रहा है, जियो पॉलिटिक्स में टेंशन बढ़ रहा है, इसके वजह से एफडीआई इनफ्लो में अनेक देशों में क्या हुई है, गिरावट आई है। अगला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि बीपीएससी यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न उठा के पूछते। एनवीडिया जिसको बोलते हैं, ठीक है, आप सबको पता होगा चिप निर्माण कंपनी है, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है एप्पल को पछाड़ के। इसका जो टोटल वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, ये $3.326 ट्रिलियन के बराबर पहुंच गया है। इसकी शेयर की कीमत 3.2% बढ़कर $135.21 प्रति शेयर पहुंच गई है। एनवीडिया के शेयरों की बात करें तो साल भर में 173% की भारी वृद्धि हुई है, जो माइक्रोसॉफ्ट जैसी अन्य तकनीक कंपनियों की तुलना में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रही है। ठीक है, और यह अचानक जो वृद्धि है ना, मुख्य रूप से एनवीडिया के उच्च स्तरीय चिप्स की उच्च मांग के कारण है, जो वर्तमान में मिलना भी मुश्किल है। तो एनवीडिया काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला हमारा टॉपिक जिसमें बताया गया है कि वर्ष 2024 में आरबीआई को जोखिम प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा, जो कि एक प्रतिष्ठित संगठन है जिसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। यह सम्मान भारतीय रिजर्व बैंक को जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी जोखिम प्रबंधन नीतियों को मजबूत करने के लिए किए गए प्रयासों के तहत दिए गए हैं। भारत की वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता सुनिश्चित करने में इसकी आवश्यक भूमिका पर जोर देता है। ठीक है, तो जोखिम प्रबंधन पुरस्कार 2024 सेंट्रल बैंकिंग द्वारा प्रतिष्ठित संगठन है वैश्विक लेवल का, जिसका मुख्यालय लंदन में है। आरबीआई को ये पुरस्कार दिया गया है इस बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है रियल एस्टेट निवेश के लिए भारत सिर्फ 5 वैश्विक गंतव्यों में शामिल है। भारत की बात करें तो सीमाओं के पार रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से इसे एक माना गया है। मार्च तिमाही तक यहाँ पे जमीन खरीदने और उस पर निर्माण करने के लिए दुनिया के शीर्ष 5 स्थानों में से यह एक था। एक अध्ययन के अनुसार इसमें बताया गया है कि लगभग 55% निवेश विदेशी निवेशकों के तहत आया है। इसमें से ज़्यादातर खरीद 73% ऐसी संपत्तियों में की गई है जो उपयोग के लिए तैयार हैं, और ऐसी संपत्तियों को प्राथमिकता दी गई है जो पहले ही से ही पैसे कमा रही हैं। तो रियल एस्टेट निवेश के लिए भारत जो है मार्च 2024 तक की स्थिति को देखा जाए तो ये 5वें वैश्विक गंतव्यों में शामिल है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है सेबी को एशिया प्रशांत सेबी को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ व्यापार नियामक का पुरस्कार दिया गया है। द एशियन बैंकर के अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी, नीचे कमेंट करके बताओ कि इसकी स्थापना कब हुई थी। पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था। को हाल ही में एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार दिया गया है, हांगकांग में एक आयोजित कार्यक्रम के तहत माय डियर फ्रेंड। तो ये था हमारा पूरा आज के एपिसोड का कंटेंट। आई होप कि कंटेंट जो भी मैंने चूज किया है वो आपको पसंद आया होगा, प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। यदि आप इसका पेड मेंबर बनना चाहते हो तो 251 रुपये इसका चार्ज है, और ये हमारा नंबर है 97-170-58-805। इस पे कॉल करके व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन करते हुए बीपीएससी का इजी संधान कर सकते हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।